प्रोसेस में पहला जो स्टेज था दैट इज एनालिसिस. What is the meaning of analysis? Analysis is related with that we have to determine that one is our कौन हमारा जो टारगेट बेसिक. एनालिसिस में क्या होगा, रिटेलर जो है दे मस्ट एबल टू करेक्टली फाइंड आउट, आइडेंटिफाई दैट हु आर आवर कस्टमर्स whom we are going to sell the product, what are the purchasing pattern of the basically customers, what is the behavior, what are the various factors affecting the behavior of customer. ठीक है, so all these things comes under the first point, that is analysis. Clear? First point is clear? ठीक है. Second one is planning activity. Second one is planning. ठीक है. So in this situation, planning is something which we are doing फॉर द फ्यूचर. प्लानिंग क्या होता है, जब हम कोई चीज फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो. ठीक है. सो इन दिस स्टेज द रिटेलर्स आर गोइंग टू बेसिकली डू थ्री थिंग्स. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद मर्केंडाइजिंग बजट को देखेंगे एंड बाइंग एक्टिविटीज को देखेंगे. सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट विच इज सिचुएटेड विद द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. किसको प्रोडक्ट सेल करना है, दैट विल बी वी फाइंड आउट इन द first stage, that is analysis, and in the second stage we are doing all the things. plan करेंगे, यानी plan किस लिए किया जाता है, for implementation and for taking action, right? So यहाँ पर हम क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पे. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका प्रॉफिट, रिटर्न. क्लियर हो गई बात. सेकेंड वन इज मर्केंडाइज बजट. मर्केंडाइज बजट का मतलब ये है कि हमें कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है इन सेलिंग ऑफ द परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. यानी मर्केंडाइज क्या होता है, जो हम ऑफर करने वाले हैं कंज्यूमर को सेल करने के लिए. ट्रू. सो इन दिस स्टेज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें कितना पैसा लगाना है मर्केंडाइज को परचेज करने के लिए. और ये कौन सोच रहा है, रिटेलर. ठीक है. तो मर्केंडाइज बजट क्या होगा, जैसे 5 लाख रुपए का नहीं बोलते हैं शॉपकीपर्स, 5 लाख रुपीस का हम लेकर आए मर्केंडाइज, है ना. तो बजट वी हैव टू मेक इन दिस स्टेज. आई बात समझ में. सो मर्केंडाइजिंग बजट क्लियर हुआ. बेसिकली रिप्राइसिंग बजट इज समथिंग रिलेटेड, कितना अफोर्ड आप कर सकते हो, कितना का परचेज आप कर सकते हो मर्केंडाइज. तो बजट नहीं बनाते कि 5 लाख रुपए का ही मर्केंडाइज ला सकते हैं. हाँ, वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में आएगा. दैट कम्स अंडर द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव व्हेन वी विल बेसिकली सेट अप द एमआरपी. अगर हम एमआरपी सेट करेंगे, बट दैट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर बेसिकली सेलिंग द लोकल प्रोडक्ट्स. इन द केस ऑफ एमआरपी सेट जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में रहते हैं, जो ब्रांडेड और जो आपके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट रहते हैं, उसमें तो सिर्फ मार्जिन पे आप बेचते हो प्रोडक्ट को. लेकिन इन द सिचुएशन जब आप लोकल प्रोडक्ट सेल करो, जैसे कोई लोकल स्टोर है जो आपके रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह जो सेल करते हैं, जो कोई ब्रांडेड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वो लेकर आते हैं अपना प्राइस जो भी है, उसके बाद वहां अपने से सेट करते हैं प्राइस. तो लोकल आइटम्स और स्टैंडर्डाइज आइटम में सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगा. तो जब वो अपना मार्जिन के हिसाब से सेट करेंगे तो दैट कम्स अंडर द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट आएगा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में. हाँ, होलसेलर जो एमआरपी जो होता है, एमआरपी इज द प्राइस विच इज बेसिकली ऑफर टू द कस्टमर. दैट इज द फाइनल प्राइस. ठीक है. उससे ऊपर का प्राइस आप प्रोडक्ट का सेल नहीं कर सकते, है ना. सो एमआरपी इज द प्राइस विच इज बेसिकली ऑफर टू द फाइनल कंज्यूमर्स. सो जो भी आपका मार्जिन होगा, अगर 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, तो हो सकता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर जो है वो उसको लेकर आए 7 रुपए में, और 7 रुपए के बाद 8 रुपए में उसे रिटेलर को सेल करो, तो जो 2 रुपए बचेगा वो उसका प्रॉफिट होगा. आई बात समझ में. चलिए, next one is buying activities. The buying activities is related that from whom we are going to purchase the product. ठीक है. कैसे खरीदेंगे, क्रेडिट बेसिस पे खरीदेंगे, वन टाइम पेमेंट पे खरीदेंगे. ठीक है. किस तरीके से पेमेंट क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से कहां से प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कौन कौन हमारे सप्लायर होंगे. ठीक है. क्या हम एक सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करेंगे या मल्टीपल सप्लायर को चूज करेंगे. सो ऑल बाइंग एक्टिविटीज आर बेसिकली प्लान्ड इन basically planning stage. आई बात समझ में. so we can say that in this situation we are basically planning for all the future thing, and it involves the marketing the right merchandise and basically at right place
एंड राइट क्वांटिटीज पे अवेलेबल कराना, यानी कि बेसिकली हम प्रोडक्ट को लेकर आएंगे तभी ना अवेलेबल करवाएंगे। तो प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली अवेलेबल कराना, प्रॉफिट के बारे में सोचना, कहां से परचेज करना है वो, फिर कहां कौन कौन सप्लायर्स होंगे, ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन इन द प्लानिंग स्टेज। आई बात समझ में? प्लानिंग स्टेज क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वन इज सो मर्केंडाइज प्लानिंग। आई गेस क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक पॉइंट करा था एक्विजिशन, याद है? तो मैंने एक आप लोग को बात बोला था कि एक्विजिशन को तुम लोग पता है किस में लेना? मर्केंडाइज सिलेक्शन में। किसमें लेना है? मर्केंडाइज सिलेक्शन में, ठीक है। एक्विजिशन को लेना मर्केंडाइज सिलेक्शन में, और नेक्स्ट पॉइंट आएगा हैंडलिंग एंड कंट्रोल, वो दोनों आएगा कंट्रोल एक्टिविटी में। आई बात समझ में? एक्विजिशन कम्स अंडर द मर्केंडाइज सिलेक्शन, या तो मर्केंडाइज सिलेक्शन लिख लो या स्लैश देके एक्विजिशन लिख लो। अब यहां पर बेसिकली सिचुएशन क्या होगा? अब बताओ, मान लो कि एक रिटेल स्टोर है, वही गारमेंट्स वाला लेके चलते हैं, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स मिल रहे हैं मेन के, विमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास हमने सब कुछ प्लान कर लिया कि हमें यहां से प्रोडक्ट खरीदना है, यहाँ इतना प्रॉफिट होगा, सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया प्लानिंग में। अब हमें मार्केट में जाकर के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि अगर हम कुर्ता एंड प्लाजो सेट परचेज कर रहे हैं, तो उनके पास तो मल्टीपल वेराइटीज होगा। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दैट कि which color, which quality of product now we are going to offer to the consumers. So in the acquisition stage, we are basically involved कि हमें कौन सा प्रोडक्ट हम खरीदे जो कंज्यूमर परचेज करेगा, यानी उनके नीड के साथ सुटेबल है। आई बात समझ में? अब एग्जाम्पल में अगर किसी को ऑफिस जाना होता है, बेसिकली जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, उनका बेसिकली कैसा होता है क्लोथ्स को लेकर टेस्ट? दे वांट सिंपल एंड फॉर्मल क्लोथ्स, एग्जैक्टली, है ना? तो अगर कोई स्टोर है हु आर डीलिंग इन दैट, यानी कि जैसे पार्क एवेन्यूज, ये सब फॉर्मल शर्ट के लिए फेमस है, खैर वो तो ब्रांड है, बट इन शॉर्ट ये चीज है ना कि वही चीज आप अवेलेबल कराओगे ना जिसका डिमांड है। वो प्रोडक्ट आप अवेलेबल कराओगे जिसका डिमांड ही नहीं है, तो कोई फायदा तो है नहीं। तो यहाँ मर्केंडाइजेशन इज द बेसिकली बिग क्वेश्चन फॉर द रिटेलर, दैट व्हाट प्रोडक्ट वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द सप्लायर, ठीक है। मतलब जो सप्लाई करने वाले हैं उनसे हम कौन सा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, उसको फिर परचेज करें और फिर उसको कंज्यूमर को ऑफर करें। तो हियर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द मर्केंडाइज, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये पॉइंट? एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट लाइन आपका क्या, प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप बेसिकली ऑफर कर रहे हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर है, तो मान लो कि वो कुर्ता भी दे रहा है, उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि अब प्लाजोज है, सॉक्स, ये सब कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं उसके पास, ठीक है। अब इसमें कितनी वेराइटीज है, यानी कुर्ता में इनके पास फॉर्मल है, इनके पास डिजाइनर है, मतलब कितनी वेराइटीज है। तो दैट इज कम्स अंडर, इसको हम बोलते हैं क्या? हाँ, ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। एक्चुअल में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, इसको कहते हैं प्रोडक्ट विड्थ। नंबर ऑफ वेराइटीज कितनी है और एक वेराइटी में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप डीप असॉर्टमेंट करना चाहते हो तो आप एक ही में मल्टीपल प्रोडक्ट के ऑप्शन दोगे। आई बात समझ में यहां तक? So in this situation, we all know that the consumer tastes are different, their preferences are different, their purchasing powers are different, right? Purchasing power in sense like everyone is not able to purchase the high amount products or expensive product. So in that situation, if we are basically offering the product to so many type of customers, so हम क्या करेंगे? हम एक रेंज भी तय कर सकते हैं, like 200 से भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो here we are basically going, our main concern is to attract the customer and that can be only possible by the product से ही पॉसिबल है। और प्रोडक्ट अगर आप अच्छा लेकर आओगे, प्रॉपर सिलेक्ट करके लेकर आओगे, कलर वगैरह अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज सिलेक्शन की बात करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लेकर आए, प्रोडक्ट लाइन क्या रखें, प्रोडक्ट विड्थ कितना, क्वांटिटी क्या, क्वालिटी, कलर, जो ऑप्शंस, ठीक है, प्राइस ऑप्शंस, रेंजेस, ये सारी चीज हम इस वाले स्टेज में देखेंगे। एक्विजिशन, एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं। आई बात समझ में? ऊपर से नहीं जा रहा है ना?
क्लियर हो रही है बात? चलो, सो एक्विजिशन समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज मतलब कि मर्केंडाइज सिलेक्शन इज समथिंग विच इज टोटली बेस्ड ऑन द कस्टमर्स, ठीक है ना। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को यूज करें। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब समझते हो क्या होता है? जहां पर कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और कस्टमर के हिसाब से ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रोडक्ट अगर बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है तो हमने खरीद लिया, बट कस्टमर उसको बेसिकली परचेज नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके का डिमांड उस तरीके का प्रोडक्ट का सिलेक्शन एंड परचेजिंग। क्लियर? डन? एग्जैक्टली, फैशन लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जो चीज डिमांड में है, ठीक है, और जिस चीज का नीड है, जैसे अभी ठंड है तो अभी नीड वुलन क्लोथ्स का ही है, तो मेजॉरिटी लोग वही परचेज करेंगे, मेजॉरिटी। ट्रू। सो बेसिकली सिचुएशन पे बेस्ड रहेगा, लेटेस्ट डिमांड पे, और कई बार ये ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन के हिसाब से मतलब है कि अगर आपके पास वाइड ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है, तो ऐसी सिचुएशन को भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो प्रोडक्ट प्रोवाइड लोग कर रहे हैं उससे हम थोड़ा डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, है ना, यूनिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द मर्केंडाइज सिलेक्शन। डन? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हैंडलिंग। हैंडलिंग हैंडलिंग लिख लिया। अब हैंडलिंग में लिखिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ। लिखिए, इट इन्वॉल्व्स टू सी हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग, बोथ कम्स अंडर द कंट्रोलिंग एक्टिविटी, ठीक है। लिखिए, हैंडलिंग में लिखिए, इट इन्वॉल्व्स टू सी where merchandise is needed and to be sold in proper condition, It involves to see where merchandise is needed and to be sold in a proper condition. अच्छा, हैंडल करना किसी चीज को मतलब क्या होता है? किसी चीज को मैनेज करना, हिंदी में बोलते हैं ना, किसी चीज को संभालना। और संभालने के लिए क्या चीज चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? हाँ, स्किल भी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, है ना। सो हियर इन द सिचुएशन ऑफ हैंडलिंग, फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज कि हमें अगर मर्केंडाइज हम परचेज करके लेकर आ रहे हैं, तो अगर हम बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हैं, मान लो एग्जांपल में 5 टाइप ऑफ प्रोडक्ट के साथ इफ वी आर डीलिंग, कैटेगरी 5 है हमारा, तो कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट मिनिमाइज हो रहा है यानी कम हो रहा है, ठीक है, किसमें आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं प्रोडक्ट, तो इस चीज को देखना पहला। और प्रोडक्ट जो भी हम ऑफर कर रहे हैं किसको? कस्टमर को, दैट शुड बी इन द प्रॉपर कंडीशन। ऐसा ना हो कि अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कस्टमर को दे दो, ठीक है, रैट ईटिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दे दो। सो वी हैव टू मैनेज द मर्केंडाइज एज वेल। ऐसा नहीं किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और उसको प्रोवाइड करना है, बट दैट शुड बी प्रोवाइड इन द प्रॉपर, बेसिकली प्रॉपर वे में, तरीके से भी प्रोवाइड करना है और प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए प्रोडक्ट का, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करना है, ठीक है। और इन द सिचुएशन, अगर मान लो कि अगर आपका प्रोडक्ट किसी भी तरीके से डैमेज होता है, जब हम रिटेल रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, किसी भी तरीके से प्रोडक्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर को ऑफर ना करें, ठीक है। अगर अपनी स्टोर, आपके यहाँ वेयर हाउस है या स्टोरेज फैसिलिटी है, तो उसका ध्यान रखें कि वहां पर ऐसा ना हो कि वाटर सिपिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए। कई बार होता है ना, बारिश के टाइम पे वाटर सिपिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है। रैट ईटिंग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वाले कंसेप्ट में बहुत बार होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट जब गलत हो जाएगा, मान लो कि कुछ ऐसे जो बोल सकते हैं ना, फ्रेजाइल प्रोडक्ट को आपने नीचे रखा और उसके ऊपर आपने हेवी प्रोडक्ट रख दिया, वो डैमेज हो जाए, तो प्रोडक्ट शुड बी प्रॉपर्ली हैंडल्ड एंड दैट शुड बी प्रॉपर्ली बेसिकली ऑफर टू द कंज्यूमर्स। क्लियर? एग्जैक्टली, ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? क्लियर हो गई बात? और यहाँ पर और भी क्या क्या चीजें, ये तो नॉर्मल टर्म हुआ आपके हैंडलिंग में, उसके अलावा और क्या क्या चीजें, ये तो प्रोडक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट हुआ, उसके अलावा आप क्या क्या चीजें को और कर सकते हो। अब ये कंट्रोलिंग नेक्स्ट टर्म आएगा, कंट्रोलिंग में लिखो, कंट्रोलिंग क्या होता है।
कंट्रोलिंग बेसिकली क्या समझता, कंट्रोल करना? डेविएशन को विच इज रिलेटेड विद द रिजल्ट से, जैसे बजट बनाना, बजट वगैरह जो बनाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, है ना। सो यहाँ पर जो कंट्रोल नहीं, वो प्लानिंग के अंडर में आएगा, लेकिन जैसे बजटरी कंट्रोल होता है ना, बजटरी कंट्रोल, वो तो बजट के अंडर में आता है, ये कंट्रोल के अंडर में आता है। अब यहाँ देखिए कंट्रोल एक्टिविटी में क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली अपने जो रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है उसके फाइनल आउटकम के बारे में सोचेंगे। फाइनल आउटकम के बारे में कैसे, जैसे यहाँ पर हम क्या क्या चीजें करेंगे, सेल्स फॉरकास्ट करेंगे। सेल्स फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है, कितना बिक सकता है, और सेल्स फॉरकास्टिंग इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, है ना। प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस से हम बेसिकली इस साल का एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना सेल होगा। सो प्रीवियस डेटा इज यूज्ड and the competitors are used for sales forecasting। कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पर कि सेल्स फॉरकास्टिंग में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी। पहले तो ये आपका प्रीवियस ईयर का जो आपका परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, एंड सेकंड आपका आएगा कॉम्पिटिटर्स जो हैं, अभी आपके जैसे प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, उनका बेसिकली बोल सकते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने कोई सर्वे या मार्केट रिसर्च किया है तो वो, सो ऑल दीज, ऐसे कॉम्पिटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन एमआरसी आएगा, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सेल्स फॉरकास्टिंग, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट कितना सेल हो सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टॉक एंड इन्वेंट्री प्लानिंग। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो सकता है, दैट कम्स अंडर कंट्रोल एक्टिविटी। हाँ, that is basically somehow government policy is always related with those product whose scarcity is there। आई बात समझ में, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मतलब कि गवर्नमेंट की तब क्या होता है बेसिकली सेल्स फॉरकास्टिंग, वही, ठीक है। स्टॉक और इन्वेंट्री प्लानिंग, स्टॉक और इन्वेंट्री प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, स्टॉक में रखेंगे प्रोडक्ट को। हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द 5 स्टेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट याद है थोड़ा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आता है कि हमें प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर करके रखना है, ठीक है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेल यू दैट आपके प्रोडक्ट का शॉर्टेज कौन कौन से प्रोडक्ट का है, और नाउ-अ-डेज इट इज डिजिटली मेंटेन्ड, ठीक है। इसीलिए कई बार ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आ जाता है आउट ऑफ स्टॉक, बट वंस दैट विल बी स्टॉक्ड अगेन देन विल लेट यू नो अबाउट इट, है ना। मैसेज आपको मेल डालना पड़ता है। सो हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग, मतलब ये हमारे पास कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो विच प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द वेयर हाउस और द स्टोरेज, दैट इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन अबाउट इट कम्स फ्रॉम द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। सो हाउ वी हैव टू डू दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Estimated retail reduction, estimated retail reduction। अच्छा, estimated retail reduction क्या है? अच्छा, retail reduction का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो कि हमने 5 लाख रुपीस का प्रोडक्ट हम लेकर आए, कितना का प्रोडक्ट लेकर आए, 5 लाख का, ठीक है। तो हमारे पास राइट नाउ मर्केंडाइज कितने रुपीस का है, 5 लाख का है, लेकिन ये वो कॉस्ट है जो हम सप्लायर को हम देकर लेकर आए हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट द बेसिकली फाइनल प्राइस विच इज ऑफर टू द कस्टमर। सो नाउ हमने इसमें मान लो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, तो ओवरऑल हमारा जो पैसा हमारे पास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 लाख, ठीक है। 6 लाख पैसा होना चाहिए, हमारे पास 6 लाख रुपीस आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मान लो इस 5 लाख का जो प्रोडक्ट था और ये 6 लाख का जो प्रोडक्ट था, इसमें से कुछ ऐसे आइटम्स डैमेज हो गए किसी भी रीजन से, ठीक है। जैसे पिलफरेज या शॉपलिफ्टिंग यानी चोरी हो गई, ठीक है, शॉपलिफ्टिंग हो गया, रैट ईटिंग हो गया यानी कि चूहे ने प्रोडक्ट को खा लिया हो, या किसी भी तरीके से वो डैमेज हो गया होगा फायर या नेचुरल रीजन से। तो बस यहाँ पर मान लो कि बचा जो प्रोडक्ट, वो 6 लाख का जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख रुपए बचा, यानी 50,000 का लॉस हो गया हमें ओवरऑल। तो इसको कहते हैं रिटेल रिडक्शन। तो हम एक लेकर चलते हैं कि चलो कुछ प्रोडक्ट बर्बाद भी होगा, मान लो कुछ पेरिशेबल आइटम या कोई भी आइटम अगर कुछ नुकसान भी होता है तो कितना हो सकता है,
ठीक है, मान लो कि 10,000 रुपए हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो रिटेल रिडक्शन अप्रोक्स करना इसी को कहते हैं कि कोई भी अनसर्टन सर्कमस्टांस की वजह से अगर आपका जो जितना आपने सोचा था, जितना प्लान किया था इन्वेंट्री मैनेज करने का, मर्केंडाइज अपने स्टोर में रखने का, अगर वो उससे डिक्रीज होता है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बेसिकली लॉस को एस्टिमेट करना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो रिटेल रिडक्शन इट इज रिलेटेड विद द अमाउंट जो भी आपने सोचा था इतना सेल करने का और आपका बेसिकली उतना सेल होने की जगह पर लॉस हो गया। तो एक तो ये रीजन हो गया, दैट इज सम अनसर्टेन रीजन, एंड सम टाइम दिस रिडक्शन इज हैपेंड इंटेंशनली व्हेन, जब आपने जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप लेकर आए थे वो आउटडेटेड हो गया, ठीक है। अब जब वो आउटडेटेड हो गया तो उसका कोई सेल परचेज करेगा? नहीं करेगा। एग्जैक्टली अब यहां पर क्या किया जाएगा, क्योंकि आउटडेटेड प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे और फिर उसको हमने प्रोवाइड कर दिया किसको, बेसिकली अपने कंज्यूमर को। या तो कई बार बहुत सारे शॉप रिटेलर्स ये भी करते हैं कि वो लो कॉस्ट करके अपने एम्प्लॉइज को ही प्रोडक्ट दे देते हैं लो कॉस्ट करके, ठीक है। सो यहाँ पर हो सकता है कि 25,000, अब मान लो कि आपका 2 लाख का प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है 2 लाख के अब एकदम सेल नहीं हो रहा है और आपको 2 लाख का भारी लॉस हो रहा है, तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा डिस्काउंट करके इसको 1.5 लाख में बेच दोगे, तो यहाँ भी 50,000 का लॉस हो सकता है। आई बात समझ में? यानी कि रिटेल रिडक्शन कैन बी पॉसिबल इन द 2 सिचुएशन। One is either some uncertain activities happen, कुछ uncertain हो जाए, या दूसरा intentionally when your product is not sold, so in that situation we are basically putting the discount or some offers and we are offering those product to the customers. कुछ नहीं बिक रहा, उससे तो बिक जाए सस्ते में। और कई बार ब्रांडेड कंपनीज भी ये चीज करती है ताकि नया स्टॉक को वो वापस से रीस्टॉक कर पाए, नया स्टॉक लेकर आ पाए, है ना? क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? सो दिस इज नोन एज रिटेल रिडक्शन। तो यहां पर हमें एस्टिमेट करना है रिटेल का रिडक्शन को भी, ठीक है। उसके बाद हमें एस्टिमेट करना है परचेज क्वांटिटी क्वालिटीज वगैरह भी देखना है, और साथ साथ में प्रॉफिट मार्जिन वगैरह। तो इन द कंट्रोल ये जितना भी स्टेज मैंने बताया, जितना भी स्टेज बताया, ये सारा एक्शन है, लेकिन फाइनल हमें क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, दैट कम्स अंडर द कंट्रोलिंग स्टेज। आई बात समझ में? फाइनल आउटकम क्या हुआ, 1 साल का फाइनल आउटकम क्या हुआ, दैट वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द बेसिकली कंट्रोलिंग। हाँ बोलो। So vignette is related with the decoration. It is related that how we are going to make the interior and exterior of the store that is going to influence the customer. Merchandise आप कितना भी अच्छा रखो, ठीक है, कितने भी क्वालिटेटिव रखो या कितना भी अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल प्राइस रखो, if the customer is not visiting to your store, that is totally waste, ठीक है। So here we have to maintain some, basically बोल सकते हैं इस तरीके से हमें अपने स्टोर को डिजाइन करना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि कस्टमर एटलीस्ट विजिट करे, ठीक है। और जब विजिट करेगा तो इंटरनली जो भी एम्प्लॉइज हैं जो किसको हैंडल करे, कस्टमर्स को, दे विल बेसिकली मेक द नॉन परचेज टू या कन्वर्ट इट टू द परचेज, राइट। तो रिटेल विग्नेट इज अ बेसिकली टेक्निक विच इज इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर साइकोलॉजिकली, ठीक है। मोटिवेट द कस्टमर, मोटिवेट करेगा कि भाई हम विजिट करें स्टोर। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर किस तरीके से इसको किया जा सकता है, हाउ वी कैन मेंटेन इट, तो देयर आर सम स्टेप्स। लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। अब रिटेल विग्नेट क्या है ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो। एक तरीके से बोल सकते हैं ना, एक सीन क्रिएट करना, एक सेट बनाना। जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि अभी जैसे ही 25 दिसंबर आने वाला होगा, वैसे ही कितना ब्यूटीफुली सब स्टोर को डेकोरेट करते हैं, है ना। जो भी उन्होंने डमीज और मैनिक्वीन्स को रिप्रेजेंट किया होता है, विंडो डिस्प्ले किया होता है, उसको क्लोथ भी उसी थीम के हिसाब से पहनाएंगे, और साथ साथ में वहां पर बेसिकली क्रिसमस ट्री एंड ऑल ये सब भी रखते हैं, है ना। सो दे आर बेसिकली क्रिएटिंग अ सीन, अ ब्यूटीफुल सीन विच इज बेसिकली अफेक्टिंग द कस्टमर्स माइंड। आई बात समझ में? सो विग्नेट जो है इट हम अपने स्टोर के अंडर में बोल सकते हैं ना, प्रमोशन कैसे करें।
स्टोर के विद इन प्रमोशन कैसे करे, किस तरीके से कस्टमर को बेसिकली अपील करे। आई बात समझ में? तो ये रिटेल विग्नेट इसी को कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं? कौन से प्रोडक्ट को यहां पर है कि आप अपने कौन से प्रोडक्ट को बेसिकली यूज करना चाहते हो विग्नेट के लिए, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है। अच्छा, आप लोग में से बहुत लोगों ने ज्वेलरी स्टोर देखा है, बहुत सबने देखा है जो अच्छे ज्वेलरी स्टोर हैं जैसे तनिष्क हो गए और बड़े बड़े जो बेसिकली स्टोर हैं, उनमें देखना आप कि वो हमेशा कुछ ज्वेलरी को विंडो डिस्प्ले करेंगे, लेकिन वो अपने मास्टरपीस को बोलते हैं ना कि वो डिस्प्ले करते हैं, है ना। सो विच प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू शो और फीचर, ठीक है, किस प्रोडक्ट के थ्रू आप अपने स्टोर को प्रमोट करना चाहते हो, पहले तो वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? क्लियर है ना। अब बहुत सारे प्रोडक्ट है, सबको तो एक साथ डिस्प्ले नहीं कर सकते, बट लेकिन कुछ को ऐसा करेंगे कि जो सबसे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो। आई बात समझ में? फर्स्ट पॉइंट। और एक और चीज कि जो ट्रेंड में हो और जिसका हम हाई मार्जिन भी ले सके। हर चीज देखिएगा, जहां हम मार्जिन भी हाई ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट ट्रेंड में भी हो और जो अट्रैक्टिव भी हो। पहला स्टेप ये हो गया रिटेल विग्नेट का, इसके थ्रू कस्टमर्स आएंगे स्टोर में, है ना, और इंपल्स परचेज वाला केस भी बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड है कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं तो वहां पर कलर का जो बेसिकली चूज आपको करना है वो बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड में कलर आप कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे कपड़े के जो ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं जैसे, ठीक है, ली कूपर एंड ऑल, दे आर यूजिंग ऑलवेज अ व्हाइट कलर इन द बैकग्राउंड फॉर द विंडो डिस्प्ले। Why? Because the colorful clothes the mannequins are wearing, बैकग्राउंड अगर आप कलरफुल डाल दोगे तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सो कौन सा कलर बैकग्राउंड हम यूज करें, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट वन इज, और हमेशा याद रखिएगा कि जो कलर्स होते हैं वो कस्टमर्स के मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, आगे बात समझ में? कॉन्ट्रास्ट कलर आप यूज करो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर आप यूज करो, कौन सा कलर आप यूज करो, दैट मैटर्स, ठीक है। आप लोग में से कितने लोगों ने देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट कंसेप्ट क्लोथ्स के लिए कभी यूज होता हुआ देखा कभी किसी ने? रिटेल स्टोर में ज्यादातर कलरफुल चीजों को यूज किया जाता है। व्हाई? बिकॉज वाइब्रेंट कलर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। आगे बात समझ में यहाँ तक? सेकेंड स्टेप। थर्ड है कि आपको देखना है यहाँ पर बेसिकली कि वो जो प्रोडक्ट जो हम बेसिकली डिस्प्ले कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है, यानी कि वैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को कोशिश कीजिए सेट करने का, ठीक है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को कोशिश कीजिए वहां पर बेसिकली डिस्प्ले करने का, लेकिन हमेशा याद रखिए कि विदाउट प्राइस टैग होते हैं कई बार कुछ प्रोडक्ट्स, उसमें प्राइस टैग कभी नहीं लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली प्राइस के हिसाब से हमें चूज करना है और प्रोडक्ट को हमेशा क्या करते रहना है, साइड करते रहना है। मतलब कि अगर लगे कि नहीं अब ये आउटडेटेड हो गया प्रोडक्ट तो इसको मार्केट से अब क्या मतलब वहां से डिस्प्ले से हटाना चाहिए, तो उसको भी आप करते रहो, चेंज करते रहो अपने स्टॉक्स को। आई बात समझ में? स्टॉक्स को क्या करते रहो, चेंज करते रहो, ठीक है। कलर वाला हो गया कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ प्रोडक्ट को अगर आप चाहो और प्रोडक्ट को कहां पर डिस्प्ले करना, ये एक्चुअली एक स्टेप रह गया था। पहला स्टेप समझ में आया ना? फर्स्ट स्टेप क्या था इसका? फर्स्ट स्टेप कौन सा प्रोडक्ट? सेकंड में क्या था? सेकंड में था कि बेसिकली हमें प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का रखना है, बेसिक, हाँ, कलर वाला एंड ऑल। हाँ, नेक्स्ट है उसके बाद कि प्रोडक्ट को कहां डिस्प्ले करना है। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट को वहां डिस्प्ले करना है जहां पर कस्टमर देख पाए, है ना। जैसे कि आपके सेंटर प्लेस पर हो गया। इसीलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कभी जब कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ एनर्जी ड्रिंक का प्रमोशन देखा था दिल्ली में, तो क्या हुआ था कि पूरे मॉल के बीचों बीच वो बेसिकली उसका एक स्टैंड अलोन टाइप का बेसिकली, हाँ, स्टोर बना दिया गया, वहां पर वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि सेंटर इज ऑलवेज द प्लेस वेयर हमारे नजर हम देखते हैं वहां पर, है ना। तो बेसिकली सेंटर एरिया चूज करें, विंडो डिस्प्ले यूज करें, या तो फिर हम बेसिकली जहां पर पिकअप पॉइंट से बोल सकते हैं ना, जहां बिलिंग पॉइंट्स वगैरह, तो वहां पर डिस्प्ले करें, रिसेप्शन एरियाज में, ठीक है। तो ये कहां पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, दैट मैटर्स। विंडो डिस्प्ले करें, क्लियर हो गई बात?
कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके दिवाली में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइट वगैरह, उसको हैंगिंग वाले वो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं विंडो के अपने विंडो में ही बेसिकली अपने ही स्टोर में उसको हैंग कर देते हैं, है ना। सो दैट इज ऑल्सो, इसमें अब कहां पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है ये है विग्नेट में, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप उसको गलत जगह पे डिस्प्ले कर रहे हो तो वो यूजफुल नहीं है। तो लोकेशन ऑफ डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट दैट मैटर्स। क्लियर हो गई बात? चलिए उसके अलावा आप ठीक है, बस इतना काफी है इसमें। क्लियर हो गया ना? मतलब बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था बुक में विद द प्राइस टैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें बोला जाता है कि बेसिकली अगर हम चाहें तो हम प्रोडक्ट के प्राइस टैग के साथ प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, हमें ऑफर करना चाहिए प्राइस टैग के साथ, ठीक है। ये भी है इसमें कि वी जस्ट नीड वॉट एवर प्रोडक्ट वी आर सेलिंग, वी जस्ट नीड टू शो दैट प्रोडक्ट विद द प्राइस टैग। आगे बस समझ में नमन, यही लास्ट पॉइंट था आपका फ्री मार्जिन। और जो ये कॉन्सेप्ट है इसका मतलब यही है कि अगर रिटेलर चाहे और उसको प्रोडक्ट जो है वो हाई मार्जिन, मतलब हाई बोल सकते हैं ना, लो मार्जिन के साथ हाई प्रॉफिट में सेल करना है। यहाँ कंसेप्ट हाई प्रॉफिट इसलिए आ रहा है जो कि ज्यादातर आपके सुपरमार्केट्स और हाइपर मार्केट्स यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बड़े रिटेलर्स होते हैं तो उनका जो पहुंच होता है, जो उनका वो जो लेवल होता है, दैट इज एज सच कि they can purchase the product directly from the manufacturers. So in that situation, what they are doing, they are eliminating the middlemen. And once the middlemen are not basically involved in this, obviously they are not taking commission. So commission का पैसा जो बच रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिस्काउंट करके और कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ रिटेल विग्नेट का मतलब इन्होंने यही दिया है कि बेसिकली हम प्रॉफिट कैसे हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हम मार्जिन फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में विग्नेट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड पॉसिबल विद द प्राइस आल्सो। इफ वी विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो डेफिनेटली द कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड फॉर दैट एज वेल। हाँ लिख देना दोनों, ठीक है। कॉन्सेप्ट द रिटेल बाइंग प्रोसेस, रिटेल बाइंग प्रोसेस, retail buying process. Retail buying process is different from customer buying decision process. चलिए संभव बताइए customer buying decision process क्या होता है? कौन सा शॉप से लेना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है। Consumer buying decision process. एक पर्टिकुलर स्टोर, अगर हम लोग कोई ब्रांड चूज करते हैं कि ये ब्रांड है तो उसको ब्रांड अकॉर्डिंग चूज करते हैं शॉप, ठीक है। ब्रांड रिटेल आउटलेट, मैं डिसीजन प्रोसेस की बात बता रही हूँ। ब्रांड रिटेल, रिटेल ब्रांड, ब्रांड एंड रिटेल साइमल्टेनियसली, वो तो ठीक है। उसके अलावा बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता है, हाउ नीड रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। नेक्स्ट उसके बाद सर्च करता है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, उसके बाद अपना मतलब पॉकेट मनी मतलब expensive price. First one is need recognition, second one is information search, ठीक है। Third one is evaluation of alternatives, and then fourth one is purchase and then post purchase, है ना। तो यहाँ रिटेल बाइंग प्रोसेस अलग है। यहाँ पर रिटेलर किस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदता है, रिटेलर जो है कंज्यूमर कैसे खरीदता है वो तो पता चल गया, रिटेलर कैसे परचेज करता है, कहीं से तो लेकर आता है प्रोडक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे रिटेलर होते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला डिटरमाइन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, सबसे पहला क्या है, डिटरमाइन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। क्या कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए उसको पहले देख लीजिए, उस हिसाब से भाई हम प्रोडक्ट को खरीदेंगे। रिटेलर यही सोचता है, ठीक है। तो पहले उसने कस्टमर के डिमांड को देख लिया, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वन इज सर्च एंड डेवलप द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी जो कस्टमर को चीजें रिक्वायर है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, यानी प्रोडक्ट की लिस्ट को रेडी करेंगे। पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। वंस वी अंडरस्टैंड दैट कस्टमर वांट दीज प्रोडक्ट्स, देन वी आर मेकिंग अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ दैट कि ये प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, ठीक है। सो नाउ इन दैट सिचुएशन हम सर्च करेंगे वेरियस सोर्सेस से कि ये प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। तो एक लिस्ट रेडी कर लिया। उसके बाद
सप्लायर कौन कौन से होंगे, सोर्स ऑफ द सप्लायर, ठीक है। देन उसके बाद निगोशिएशन ऑन प्राइस। निगोशिएशन का मतलब समझते हो क्या होता है, यानी कि जब हम प्राइस में जो होते हैं ना कम ज्यादा बार्गेनिंग करवाना, ठीक है। सो नाउ जहां भी जिस भी सप्लायर से हम ले रहे हैं प्रोडक्ट, उसके साथ हम क्या करेंगे, निगोशिएट करेंगे। सो निगोशिएट कैन बी ओनली पॉसिबल विद द प्राइस एंड द टाइम। ट्रू। प्राइस का सेंस का मतलब ये है कि वो कोशिश करेंगे कि कम से कम रेट में हमें सप्लायर प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। वी ट्राई टू फोर्स देम उनको। और ये कैसे करोगे आप, निगोशिएट कैसे करोगे, उनसे बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदोगे और उनको बताओगे इफ यू वांट टू मेक अ, बोल सकते हैं ना, विन विन रिलेशनशिप, मतलब रिटेलर और सप्लायर का अच्छा रिलेशनशिप है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि वो निगोशिएट करे। और कई बार हम निगोशिएशन में क्रेडिट फैसिलिटीज को भी यूज कर लेते हैं कि हम 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू निगोशिएट ऑन ऑल दीज कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाई करेंगे कि कितना क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट चाहिए, कब तक चाहिए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कब तक चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। एंड फाइनली फिर हम मॉनिटर करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट कब तक पहुंचेगा, ट्रैक करेंगे इन शॉर्ट। एग्जैक्टली, तो इसी को तो कह रहे हैं विन विन रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप वी कैन जनरेट विद द सप्लायर, and we can even also recommend the other retailers to purchase the product from the supplier, that supplier. So in short we are basically negotiate on these basis, trust basis पे negotiate करेंगे, प्राइस पे। और अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हम ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हमें आप लेस मार्जिन में प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो सब लेवल्स हैं ये तो मैंने आप लोग ऐसे वर्बली बता दिया। जो परचेज डिपार्टमेंट होगा और जो बाइंग डिपार्टमेंट होगा वो ये सारी एक्टिविटीज को करेगा। याद रखिएगा हमेशा कि जरूरी नहीं है कि हर एक जो रिटेल स्टोर हो वो एक ही पर्सन हो और वही बेसिकली प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हो, जरूरी नहीं है। कई बड़े बड़े जो आपके रिटेलर्स होते हैं जैसे हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट जो है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट अपने हिसाब से ऑर्डर करते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। जब हम टाइप ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ेंगे ना, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, तो वहां और इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो परचेज डिपार्टमेंट या बाइंग डिपार्टमेंट है किसी भी बिग रिटेल चेन का, यहाँ बिग रिटेल चेन यूज है, स्मॉल रिटेल चेन में तो ज्यादातर सोल प्रोप्राइटर होते हैं, 1-2 लोग होते हैं तो वो तो खुद से मैनेज करते हैं ना। तो बिग रिटेल चेन जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। पहले तो वो मॉनिटर और एस्टिमेट करेंगे कस्टमर के नीड को, जो मैंने फर्स्ट स्टेप बता दिया आपको। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो देखेगा कि उसका एस्टिमेटेड डिमांड कितना है, कितने क्वांटिटीज जो है हमें परचेज करने की जरूरत है, ठीक है। फिर केयरफुली सिलेक्ट कर लेंगे मर्केंडाइज को, जो हम लोगों ने मर्केंडाइज मैनेजमेंट में भी पढ़ा, लगभग उसी तरीके के इसमें भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक बार हमने फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन से सप्लायर से लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑथराइज सप्लायर जो होते हैं उनसे खरीदेंगे, किससे खरीदना है वो हम डिसाइड करेंगे। फिर प्राइस वगैरह पे निगोशिएट करेंगे और फिर फाइनली क्वांटिटीज वगैरह एंड मॉनिटर करेंगे कि कब तक डिलीवर होगा, मतलब ट्रैकिंग का काम करेंगे, ठीक है। फिर एक बार रीच हो जाएगा जब प्रोडक्ट, तो उसको फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सारे प्रोडक्ट प्रॉपर्ली डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए। सो दैट कम्स अंडर द रिटेल बाइंग डिसीजन प्रोसेस। क्लियर होगी बात। अब इसको रिलर्न करने का तरीका शॉर्टकट क्या है? पहला कस्टमर, फर्स्ट क्या होगा? कस्टमर। सेकंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, सेकंड क्या होगा? कस्टमर रिक्वायरमेंट। थर्ड सप्लायर। फोर्थ नेगोशिएशन। फिफ्थ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। एंड लास्ट मॉनिटरिंग। याद हो जाएगा? सबसे पहले कस्टमर देखेंगे, फिर कस्टमर को क्या क्या चाहिए, डिमांड, वो देखेंगे। थर्ड में सप्लायर कौन सा, फिर निगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वही डिटेल टाइम, डिलीवरी टाइम वगैरह ये सब देखेंगे। लास्ट में मॉनिटर करेंगे कि प्रोडक्ट कब तक डिलीवर होगा और फिर प्रोडक्ट जो डिलीवर हुआ है वो प्रॉपर्ली डिलीवर हुआ है या नहीं, कोई बेसिकली बोल सकते हैं ना कि आपका मिसप्लेस तो नहीं है। ये सारी चीजों को फिर हम फाइनली आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? डन। अब यहाँ कुछ सिचुएशन दिया हुआ है कि कौन से केस में रिटेलर्स और सप्लायर जो हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये जितने भी प्रोसेस हैं दैट कैन बी हैपन टाइमली व्हेन देयर इज अ प्रॉपर रिलेशनशिप। जब रहेगा सप्लायर के साथ आपका, तभी तो वो भेजेगा ना टाइमली प्रोडक्ट को। तो कौन से ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर
रिटेलर्स और सप्लायर के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है, यानी फाइट, लड़ाई, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये कौन से सिचुएशन में होगा, पहला इरेगुलर सप्लाई। इरेगुलर सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपने जैसे एक टाइम बाउंड कर दिया कि आफ्टर दिस टाइम, मतलब 1 महीने के बाद आपको ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ इतनी क्वांटिटी में पहुंचाना है, ठीक है, फिर अगले महीने भी आपको इस क्वांटिटी में पहुंचाना है, लेकिन जो सप्लायर है वो आपको गैप कर करके प्रोडक्ट दे रहा है। आई बात समझ में, मतलब आपका डिमांड है, जैसे मैगी एग्जांपल में ले लो, मैगी ऐसा प्रोडक्ट है कि लगभग हर एक छोटे मोटे स्टोर में सेल हो जाता होगा सारा का सारा क्वांटिटी, तो वो क्या करते हैं, सेट कर देते हैं कि रेगुलरली हमें इतना पैकेट्स आप डिलीवर कराइए, अगर हमें रिड्यूस करना होगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर हमें इंक्रीज करना होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे, बट वो टाइमली हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, इरेगुलरली सप्लाई हो रहा है, ठीक है, रेगुलर वे में, कांस्टेंट वे में सप्लाई नहीं हो रहा। तो पहला तो ये एक रीजन हो सकता है जिस वजह से रिटेलर्स क्या करेगा, वो दे विल मूव टुवर्ड द अनदर सप्लायर, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा है डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी, व्हेन वी आर अडॉप्टिंग द डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट टाइम विथ डिफरेंट रिटेलर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी कि अलग अलग टाइम पे, अगर मान लीजिए कंपनी ने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में तो जो सप्लायर है वो भी उस सिचुएशन में कि वो आपको ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज करके देगा, लेकिन डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि एक टाइम में अलग अलग रिटेलर्स को अलग अलग प्राइस प्रोवाइड करना। यानी कि अगर मान लो कोई एबीसी रिटेलर है तो उसको हमने 500 में दिया, और कोई XYZ है तो उसको हमने 600 में दिया। आई बात समझ में, जब हम डिफरेंट मार्जिन करके और अलग रेट लेते हैं अलग अलग रिटेलर से, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग या डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी। का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। डिफरेंशियल प्राइसिंग कई बार ना डिमांड के हिसाब से भी होता है, जैसे कि देखते होगे ऑनलाइन में तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कोई क्लोथ देखना बहुत अच्छा है तो उसमें 4 कलर ऑप्शन होगा, तो एक कलर का प्राइस हमेशा हाई रहता है, ठीक है, या फिर डिमांड के हिसाब से तुम लोग देखो राजधानी का प्राइस डायनेमिक है ना, जितना नजदीक में सर्विस लेना है उतना ज्यादा प्राइस हाई हो जाता है, तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो एक्चुअल में यही सिचुएशन है कि जब हम प्रोडक्ट का प्राइस हमारा अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग रिटेलर से अलग अलग प्राइस आप ले रहे हो, ये नेक्स्ट होगा कस्टमर का कंप्लेंट, मतलब जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, चीप है प्रोडक्ट, ठीक है, सो कस्टमर का कंप्लेन आना, इसके वजह से भी आप फाइनली किसको ब्लेम करोगे, सप्लायर को, जहां से भी आप मंगवा रहे हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, या किसी एजेंट से अगर आप मंगवा रहे हो तो फाइनली उसको बोलोगे आप, ठीक है। तो कस्टमर कंप्लेन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने भेजा है, यानी कि सप्लायर ने जो प्रोडक्ट हमें भेजा है, अर्थन, यहाँ पर लिखा है कुछ अर्थन स्टॉक। अर्थन स्टॉक पता है क्या होता है बेटा, मिट्टी से बने हुए जो बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं, है ना, पॉट्स, जैसे चीनी मिट्टी के प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, वो सारे अर्थन आपके स्टॉक्स में आते हैं। तो आपने जब फ्रिजाइल कोई भी आइटम भेजा तो वो डैमेज्ड हो, ठीक है, सो कह सकते हैं कि यहाँ इरेगुलर, एक तो पहला आएगा इरेगुलर सप्लाई, दूसरा है डिफरेंशियल प्राइसिंग, कस्टमर का काफी कंप्लेन आ रहा है प्रोडक्ट को लेकर, चौथा है कि जब आपने वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो या तो डैमेज हो गए, अर्थन स्टॉक वगैरह डैमेज हो गया, या तो जो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, देखो एक एग्रीमेंट बनता है कि अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो वो आप वापस कर सकते हो, ये ब्रेड के साथ बहुत ज्यादा होता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर अगर आपका प्रोडक्ट वापस कस्टमर जो है, कस्टमर नहीं ले रहा है, तो वापस जब आप कर रहे हो किसको, सप्लायर को, तो वो नहीं ले रहा है वापस, तो ये सिचुएशन में भी क्या हो सकता है कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि पुअर वारंटी सेटलमेंट प्रोसीजर। वारंटी इज ऑलवेज रिलेटेड विद, जैसे प्रोडक्ट के साथ, मोबाइल के साथ वारंटी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ बहुत ज्यादा वारंटी वगैरह का ऑप्शन होता है। अब वारंटी वाले प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है, सेटलमेंट होता है कि भाई बनवाने का, उसको उसके जो सर्विस कॉस्ट जो भी लगा, उसमें अगर सप्लायर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो ठीक है, या तो फिर मिनिमम क्वांटिटी वगैरह है, अगर एक कंसाइनमेंट है, सिर्फ एक ही कंसाइनमेंट एक ही बार मिला है, दैट कैन बी आल्सो पॉसिबल। कंसाइनमेंट इज रिलेटेड विद ऑर्डर, ठीक है, वन टाइम ऑर्डर। सो ये सारे रीजन में बेसिकली क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसके किसके बीच में, रिटेलर एंड सप्लायर के बीच में। एंड अगर रिटेलर एंड सप्लायर के बीच में प्रॉब्लम होगा तो कभी भी टाइमली आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं होगा, और जब प्रोडक्ट आपको टाइमली रिसीव नहीं होगा और आप आउट ऑफ स्टॉक बैठोगे काफी टाइम तक, तो दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द बेसिकली इमेज ऑफ योर रिटेल स्टोर एज वेल, है ना।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से बेटर रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके टाइप्स, कौन कौन से टाइप के बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं फाइनली सप्लायर से कैसे खरीदते हैं। क्लियर हो गया? ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? See you all in the next class.